नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और ये जो वीडियो है वो है जून के महीने के बारे में। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए आपकी कुंडली में जो गोचर हैं फिलहाल इस तरह के हैं। अगर आपके पहले घर में 4 नंबर है तो आपकी कर्क राशि का, माफ़ कीजिएगा, अगर पहले घर में 4 नंबर है तो आपका कर्क लग्न है, और जहाँ आपका चंद्रमा है अगर वहाँ पर 4 लिखा है तो आपकी कर्क राशि है। लग्न और राशि में थोड़ा अंतर होता है। राशि चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता, मन को कैसा प्रतीत होता है, खुश, सुख दुख, हंसी खुशी, ये सब मन के खेल हैं। मन कैसा महसूस कर रहा है तो उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। लग्न से, बुद्धि से, विवेक से क्या होगा उसको हम लग्न से देखते हैं। बुद्धि एक धी, एक शब्द है संस्कृत का, उसके 4 तरह के उसके पार्ट हैं। ये बुद्धि को दिखाता है, ये शुद्धि को, ये वृद्धि को, ये सिद्धि को। बुद्धि तो आपको समझ में आ गया, विवेक है। शुद्धि ये स्वच्छता है, पवित्रता है। वृद्धि किसी चीज़ को बढ़ना है, और सिद्धि सक्सेस, इसीलिए इसका कर्म स्थान है, सक्सेस का स्थान है। और दशम से दशम वृद्धि, किसी चीज़ की वृद्धि के लिए सप्तम भाव है। तो बुद्धि से क्या होता है, मन से क्या होता है, लग्न से, चंद्रमा से, दोनों से देखेंगे। तो अगर हम आपके इस महीने की बात करें उससे पहले थोड़ा आसमान, थोड़ा क्या चल रहा है ओवरऑल वो बात कर लेते हैं। इस महीने लगभग बहुत सारे ग्रह बकरी हैं। शनि जो हैं वो बकरी हैं, 11 मई से बकरी हुए हैं और 28 सितंबर तक रहेंगे। गुरु 14 मई से हुए हैं, 12 सितंबर तक। शुक्र 13 मई से हुए हैं और 24 जून तक, लगभग पूरे महीने। और बुध जो हैं 18 जून को बकरी हो जाएंगे और 12 जुलाई तक बकरी रहेंगे। इनमें से बुध अपनी राशि में है, शुक्र अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, तो ग्रह अपनी ही राशि में बकरी हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते। आपने सुना होगा कि अगर कोई एग्जॉल्टेड उच्च का ग्रह हो और बकरी हो जाए तो नीच का सा फल देने लगता है। मतलब अब सबसे उच्च का हो तब अगर वक्री हो जाए तो नीच का सा फल देने लगता है, नीच का हो और वक्री हो जाए तो उच्च का सा फल देने लगता है। ये एग्जैक्टली सही नहीं है पर थोड़ा सा इसका इफेक्ट होता है। तो इन सब ग्रहों का वक्री होना, इसके साथ साथ 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो कि वृश्चिक राशि में पड़ेगा रात को 11:15 से 2:30 तक। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है जो कि मिथुन राशि में पड़ेगा 9:15 से 3:04 तक। ये दिन में पड़ेगा, दिन के 9:15 है, मतलब सुबह के, और 3:04 तक मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में। तो आपके व्यय भाव में 12वें स्थान में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, और पंचम भाव जो संतान का है, बुद्धि का है, इंटेलिजेंट का है, उसमें चंद्र ग्रहण पड़ेगा आपका, और 12वें में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो अगर ग्रहणों के रिजल्ट की बात करें तो आपके लिए चंद्र ग्रहण थोड़ा सा आपको गुस्सा ला सकता है, मन थोड़ा शांत रह सकता है, कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी बात को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, पर आपके लिए बुरा नहीं है। इससे आपकी आय में थोड़ा वृद्धि होगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसका कोई खास असर तो नहीं होगा। यहाँ पढ़ रहा है तो ज्ञान के लिए अच्छा ही है, दोस्तों को थोड़ा बढ़ाएगा ही ये। ओवरऑल चंद्र ग्रहण का इतना कुछ खास नहीं कह सकते। सूर्य ग्रहण जो मिथुन में पड़ रहा है, जो कि 12वें भाव में पड़ रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा संभल के चलना है। धन हानि हो सकती है क्योंकि 12वां घर है ना, लॉस का, अचानक से कुछ हो सकता है। सचेत रहना है, कॉन्शियस रहना है और ध्यान रखना है थोड़ा सा सूर्य ग्रहण के आसपास। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, मतलब पहले उसमें कोई नया काम शुरू नहीं करना है। मंत्र सिद्धि के लिए, प्रार्थना के लिए, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय होता है ये ग्रहण का जो समय होता है। व्रत रखने के लिए, कुछ अनुष्ठान करना हो उसके लिए, स्पेशल अनुष्ठान जो होते हैं उनके लिए ये अच्छा समय होता है। अगर पूरे महीने की बात करें तो यहाँ पर शनि जो हैं आपके सस योग बनाकर बैठे हुए हैं, सस महापुरुष योग, क्योंकि शनि केंद्र में है और अपनी ही राशि में है, पर ये सप्तम में है। सप्तम में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर गुरु इनका साथ देने आए हुए हैं। गुरु से इन
जो नीच के हैं उनका जो नीचत्व है वो भंग हो रहा है, पर दोनों के दोनों वक्री हैं। तो थोड़ा सा फिर भी कह सकते हैं कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं प्रेमी प्रेमिका के बीच, पत्नी पति के बीच, उनमें थोड़ी सी खटास मिठास रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत लोग एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, पुरानी बातें फिर से जिंदा होंगी, पुरानी यादें जिंदा होंगी। हो सकता है आप बैठकर कुछ ऐसी बातें करें जो आपने कभी पुराने वक्त में की हों, पुराने समय के बारे में कुछ बातें की जाएं। गुरु वक्री हैं तो आपकी मुलाकात अपने किसी पुराने दोस्त से हो सकती है, पुराने किसी गुरु से हो सकती है, और आपका नज़रिया जो धर्म के प्रति था उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ अलग हो सकता है। ठीक इसी तरह कार्य के प्रति जो आपका नज़रिया था पहले और अब में थोड़ा बदलाव आएगा, आप और तरह से सोचेंगे। हो सकता है आप सोचें कि भाई इस तरह से कार्य से अच्छा है कि घर का कोई कार्य किया जाए, उसमें चाहे कोरोना रीजन हो या कोई भी रीजन हो, कार्य के प्रति, व्यवसाय के प्रति, प्रैक्टिकल जो दुनिया है उसके प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा और आपका भी बदलेगा। आपका खास करके दूसरे लोगों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति, बिजनेस के प्रति आपका कुछ रीथिंकिंग करेंगे, फिर से सोचेंगे कब कैसे क्या करना है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और ये सही भी है, ये समय इसलिए ही है। प्रकृति में तो ग्रह वक्री होते ही इसलिए हैं कि आपको आगे बढ़ते नहीं जाना है, आपको भागते नहीं जाना है, आप किसी रेस में नहीं है। आपको काम करना है, फिर उसको ध्यान देना है, सोचना है क्या गलती हुई है, फिर उससे आगे बढ़ना है। किसी से रेस में नहीं है आप, सिर्फ अपने से रेस है, वो भी भागने की नहीं, समझने की, अपने आप को जानने की। और मनुष्य से यही गलती हुई है कि कौन आगे निकले, देशों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा है, उस चक्कर में हम इतने आगे निकल गए हैं कि कोरोना प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, आसमान में देखें तो हमारे जहाज, पानी में देखें तो हमारी पॉलीथीन, आसपास देखें तो बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे है ही नहीं, जानवरों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो इसी का कारण है जो प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आ रही है, ये सब बढ़ेगा और बढ़ेगा। हमें थोड़ा सबक लेना है, थोड़ा सुधारना है, और शायद इससे हम लोग सब कुछ सीखें। अब देशों के बीचों में भी काफ़ी टेंशन चल रहा है, चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया, पॉलिटिकल। अब पहले वाले युद्ध तो होते नहीं हैं मिसाइल वाले, पर एक दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। पहले नंबर में आने के चक्कर में, इस दौड़ के चक्कर में सभी मारे जाएंगे, या फिर ये समय बदलेगा और हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। ऐसा ही होगा। कोरोना से पहले का और कोरोना के बाद का जो इतिहास होगा वो थोड़ा अलग होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, एक ही, उसके बाद नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना। पर ये है, ऐसा ही है, समय बदल रहा है। आपकी कुंडली की बात करें तो शुक्र 11 में, घर के स्वामी 11 में ही घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी कोई इच्छाएं पूरी होंगी। अब ये इच्छा हो सकती है किसी की कि उसकी प्रेमिका मिल जाए या प्रेमी मिल जाए, ये इच्छा हो सकती है किसी की शादी होने की भी, ये इच्छा हो सकती है किसी को गर्भवती होने की या बच्चा घर में आ जाए। इस तरह की इच्छा, कोई भी इच्छा पूरी जरूर होगी, लाभ आएगा पैसे के हिसाब से। 11वें भाव का स्वामी, एकादश का स्वामी एकादश में है तो अच्छी ही बात है, और सूर्य भी 11वें भाव में है, और 11वें भाव में सभी ग्रहों का गोचर शुभ माना गया है। यहाँ पर बैठकर जो शुक्र हैं पंचम को देख रहे हैं, तो आपकी इंटेलिजेंट में, आपकी क्रिएटिविटी में, आपका बच्चों के साथ जो व्यवहार है उसमें सुधार आएगा। बच्चे आपकी सुनेंगे भी, क्योंकि सूर्य भी 14 तारीख तक यहाँ पर हैं। 14 के बाद सूर्य जो हैं 12वें भाव में जाते हैं, तो तब आपको पिता का खास ख्याल रखना है। तब तक ये सूर्य ग्रहण भी होगा, तो उस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। 12वें घर के स्वामी का 12 में होना तो अच्छी बात है। राहु का 12 में जाना बहुत अच्छा नहीं है, खर्चा आ सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। हालांकि फ़ॉरेन यात्रा, फ़ॉरेन में पढ़ना, फ़ॉरेन से पढ़ाई, या फ़ॉरेन में अगर आप हैं तो उसके लिए अच्छा हो सकता था, पर आजकल तो यात्रा पॉसिबल नहीं है। जो लोग फ़ॉरेन में पहले से हैं उनको इसका थोड़ा अच्छा लाभ मिल पाएगा। इसको विमल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। शनि का हमने बात की कि ये सस महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। शनि का सप्तम में जो गोचर है वो थोड़ा सा दूरी लाता है पत्नी से, आपके प्रेमी प्रेमिका से, पर कार्य के लिए, व्यापार के लिए उतना बुरा नहीं है, अच्छा है। पर फिलहाल में जब तक शनि रेट्रो हैं तो उसमें नया चांस नहीं लेना है, नई चीज़ नहीं करनी है। पुराने लोग जिन्हें आप जानते हैं, आपकी पुरानी सहेली, आपका पुराना दोस्त, उसके थ्रू। सहेली मैंने इसलिए किया क्योंकि शुक्र 11वें भाव हैं, तो औरतों से, फीमेल जो फ्रेंड्स हैं, बहन से, माता से, उनकी सलाह से आपको ज़्यादा लाभ होगा।
हालांकि सूर्य भी 11वें में है तो बॉस से, पिता से भी लाभ होगा। अगर मंगल की बात करें जो कि आपकी दशमेश हैं और आपके पंचमेश हैं, वो 18 तारीख के बाद भाग स्थान में आ जाएंगे। ये धर्म कर्म अधिपति योगा बनता है जब दशम का स्वामी नवम में आता है। तो अगर जन्म में ऐसा योग हो तो ऐसा व्यक्ति का जो कर्म मिलता है वो उसके धर्म पूर्ति के लिए मिलता है। वो ऐसा कर्म करता है जिससे आप दुनिया का भला होता है, और वो ऐसा कर्म करे तो ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति पिता के कर्म को आगे बढ़ाता है। तो गोचर में अगर ऐसा आया है तो फिर आपसे पिता का रिलेशन अच्छा रहेगा। आपके पिता कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी धर्म स्थान पे जा सकते हैं। कार्य में थोड़ा सा आप ब्रेक भी ले सकते हैं, थोड़ा कार्य में व्यवधान भी आ सकता है, क्योंकि ये दशम से 12वां स्थान है। पर ओवरऑल ये अच्छा गोचर है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है तो अपना नेचर तो ये रखेंगे ही। यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव पर तो आपका कम्युनिकेशन ओजस्वी रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, पर छोटे भाई पड़ोसियों के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। जब यहाँ पर रहेंगे अष्टम में तो शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, और जब नवम में आएंगे तो द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब तक शुक्र पर दृष्टि है आपके मन में कामुकता, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, इस चीज़ को बढ़ाएंगे। कामुकता का लोग कई बार गलत अंतर लगा लेते हैं। कामुकता का मतलब होता है कामना, किसी चीज़ को पाने की भावना। अब ये खाना भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, परफ्यूम भी हो सकता है, वाइन भी हो सकता है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री भी हो सकती है, यौवन सुख वगैरह जो भी कुछ होता है वो भी हो सकता है। और आपकी कुछ और कामना भी हो सकती है, भक्ति की कामना, हो सकता है किसी चीज़ को पाने की कामना। वो स्ट्रांग रहेगी, एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आप अपनी इस ऊर्जा का सही रास्ते पे इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत अच्छा योग है। और जब सूर्य नवम में आएंगे और 12वें भाव को देखेंगे, राहु को देखेंगे, तो एक्शन थोड़े से इलॉजिकल, मतलब आप एक्शन पहले कर सकते हैं, सोचेंगे बाद में, इस तरह की बात हो सकती है। ठीक इस तरह वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध जो है राहु के साथ है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी थोड़ी क्रूर हो सकती है। वाणी लालच के कारण, लोभ के कारण, या फिर किसी चीज़ को पाने की इच्छा के कारण कुछ ऐसी हो सकती है जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, लोग उसका बुरा भी मान सकते हैं। क्यों लोभ, क्यों लालच? इसका कारण यह है कि राहु एक तो तामसिक ग्रह है, बुध राजसिक ग्रह हैं और राजसिक राशि में बैठे हैं। तो राजस क्या होता है? किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, लोभ, लालच, ये अपने आप को बढ़ाना, रजस गुण ये जो होता है। और मंगल जो है तामसिक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी देते हैं जहाँ पर दृष्टि डालते हैं मंगल और शनि। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि उतनी खराब नहीं है, अष्टम दृष्टि ज़्यादा खराब है, पर फिर भी यहाँ से मंगल की जो तीसरे पर दृष्टि पड़ी थी, ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। अगर आप डांसर हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, सर्जन में है, तो ये आपके कार्य को बढ़ाएगी, पराक्रम को बढ़ाएगी, आपको लाभ देगी। शुक्र का 11 में अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप चित्रकार हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कंप्यूटर के थ्रू आप कहीं किसी चीज़ में ऑर्डर लाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। शुक्र इस चीज़ में आपका फेवर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब भी सूर्य आपके लिए अच्छे हैं। अगर हम गुरु शनि की बात करें तो शनि का सप्तम में अपनी राशि में होना, अगर आपका कार्य शनि से जुड़ा हुआ है, कोयले का है, स्टील का है, लेदर इंडस्ट्री है, और कोई भी शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे रेलवे है, लंबी लंबी जो चीज़ें होती हैं, पाइप जो ज़मीन के अंदर बिछते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल, इस तरह का आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें रेट्रोग्रेड है तब तक तो थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम, उसके बाद सुधार आएगा। इसी तरह से गुरु का है, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप अध्यात्म में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, अगर आप बैंक में हैं, अगर आप लॉयर हैं, शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है लॉयर को भी दिखाता है, तो आपका ओवरऑल साल ठीक ही जाएगा। फिलहाल तो दोनों वक्री हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब वक्री होता है कोई ग्रह तो शक्तिशाली तो बहुत होता है, कई बार तो ऐसा भी लिखा है कई ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति राजा बन जाता है, पर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए स्ट्रॉन्ग तो होता है, पर थोड़ा डायरेक्शन
उसको पता नहीं होता क्या करना है। तो ऐसे में गुरु की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। गाइडेंस अगर ऐसे व्यक्तियों को मिले तो एनर्जी बहुत होती है करने की, क्या करना है उन्हें खास समझ नहीं आता है। तो ये चीज़ उन्हें बचपन से अगर ऐसे व्यक्तियों को ध्यान दिया जाए वक्री ग्रह वालों का, तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। दूसरा, उनकी चीज़ें कार्मिक होती हैं। जैसे किसी का गुरु वक्री है तो उसका गुरु जो मिलेंगे, उसके जो टीचर मिलेंगे वो काफ़ी कार्मिक मिलेंगे, उनके पहले से कोई लेन देन होगा। अब लेन देन प्लस का है माइनस का है, ये चार्ट को देखकर ही पता लगेगा। शनि वक्री है तो कार्य जो है वो कार्य को दिखाते हैं, शनि कारोबार को दिखाते हैं। आप जो करेंगे, आपके जो कर्म है वो काफ़ी हद तक कार्मिक हैं। तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके पहले जन्म में कुछ ना कुछ लेना देना है। अगर गोचर में वक्री आ रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पर खासकर तब होगा अगर आपके जन्म के ग्रह भी वक्री हों। शनि की अगर दृष्टि की बात करें, शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, नवम भाव पर कर रही है, बाद में मंगल भी यहाँ आ रहे हैं, तो पिता का ध्यान रखना है। भाग्य में थोड़ा सा अड़ंगा डालेंगे शनि यहाँ से, चीज़ें उतनी आसानी से नहीं बनेंगी, चीज़ें भाग्य पर छोड़नी भी नहीं है, चीज़ों को अंत तक ले जाना है, मेहनत करनी है। शनि को झूठ पसंद नहीं, शनि को लालच पसंद नहीं, शनि को कपट पसंद नहीं। शनि पसंद नहीं करते हैं कि आप आम आदमी से, नीचे के लोग हैं या उनसे कोई बेईमानी करें या उनके प्रति मन में कुछ दुराव रखें। आप उनका ख्याल रखें, हो सके तो उनकी थोड़ा बहुत सेवा करें और विश्वास ना करें। जब शनि की दृष्टि ऐसी होती है, जब शनि रेट्रोगेट होते हैं, कार्मिक होते हैं, पर उनकी कोई भी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। बाकी चेक करें हर चीज़ को, आपका अगर काम है तो हर स्टेप पे आपका चेक होना चाहिए। आज का काम कल पर न छोड़ें, आलस्य ना करें, तो शनि अच्छा फल देंगे। गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ये अच्छी बात है। गुरु शनि जब संयुक्त दृष्टि डालते हैं तो गंभीरता लाते हैं, अध्यात्म लाते हैं, व्यक्ति के अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ाते हैं, वो सही निर्णय ले पाता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो 11वें भाव पर बढ़ रही है तो भौतिकता को बढ़ाएगी, भौतिक चीज़ों को बढ़ाएगी, आपके जीवन में सुख, भोग, ऐश्वर्य, लग्जरी, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब लेकर आएगी, धन लेकर आएगी, दोस्त लेकर आएगी। खास करके महिला दोस्त हो सकते हैं, महिला मित्र हो सकती हैं, आपकी कोई ऐसे दोस्त बन सकती हैं महिलाएं या स्त्री या औरत। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई लड़की जो आपकी मदद करेगी, आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं या जिन लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। 11वां भाव शादी के लिए गिना जाता है, दूसरा, 7वां और 11वां। और जो गुरु की दृष्टि है वो खुद सप्तम में बैठे हैं, जो शादी का ही भाव है, लग्न पर पड़ रही है। तो शादी के लिए, किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए, प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है, पर बड़ा डिसीजन ना लें। किससे मुलाकात होती है तो मिलें, जाने व्यक्ति को समय लें, क्योंकि रेट्रो हैं, बकरी ग्रह हैं, धीरे धीरे आराम से मध्यम शनै शनै, और जब मार्गी होंगे उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लें। गुरु की जो नवम दृष्टि है जो कि पराक्रम भाव पे पड़ रही है, आपके पराक्रम में बुद्धिमता होगी, आप पराक्रम सोच समझ कर करेंगे। हालांकि मंगल अधैर्यता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब गुरु की दृष्टि है तो कंट्रोल करेंगे। गुरु भले ही नीच के हों, उनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं, और आपके लिए तो वैसे भी गुरु जो हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि अगर पराक्रम पे पड़ेगी तो पराक्रम से, भाग्य से पराक्रम मिलेगा, भाग्य से कुछ ऐसा करने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य के स्वामी की दृष्टि लाभ पर पड़ेगी तो भाग्य से कुछ लाभ भी होगा, बड़े भाई से, ग्रुप सर्किल से, जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे, आप जिनसे जानते हैं। जितना आपका सर्किल बड़ा होगा, जितनी आपकी जानकारी बड़ी होगी, उतना लोग आपके काम आ पाएंगे। और कोशिश करिएगा ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने की जिनको आप पहले से जानते हैं। कोई स्त्री हो, कोई आपकी दोस्त हो, किसी ने आपसे कहा हो कभी पहले कि कोई ज़रूरत हो तो बात करना, तो ऐसे पुराने दोस्त से, पुराने सहेली से या पुराने मित्रों से सहायता लेंगे तो कार्य में ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वक्री हैं। नेपच्यून और प्लूटो तक वक्री हैं, बाकी हमारे जो ग्रह हैं वो तो वक्री हैं ही। मंगल को अगर छोड़ दो तो सब वक्री हैं। सूर्य चंद्र वक्री होते नहीं हैं, और मंगल पर भी शनि की दृष्टि है 1, 2, 3, 18 जून के बाद। तो सभी ग्रहों पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर आपकी राशि में लाभ भाव में है तो लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, और क्या चाहिए। थोड़ी सी जो सावधानियां ये बरतनी है, इसी के लिए होता है गोचर का रिजल्ट।
आप समझ पाएँ कहाँ ध्यान देना है, कहाँ फोकस करना है, ताकि आप महीने में जो एनर्जी आ रही है उसका यूज कर पाएँ। वरना तो आप ही की राशि में इसी महीने में कुछ लोग करोड़पति भी होंगे, कुछ लखपति भी होंगे, किसी का करोड़ का नुकसान भी होगा और किसी को लाखों का फ़ायदा भी हो सकता है एक ही राशि का। क्योंकि भाई जब जन्म होता है, आपको तो पता है भारत में लोग घड़ी देख के देखते हैं किस समय हुआ है, 5:03 या 4 मिनट। अगर एक एक मिनट का हिसाब है तो एक राशि का कोई कैसे बता सकता है एकदम एग्जैक्ट? इसमें तो साल का भी पता नहीं है, और आपका तो दिन, साल, दिन, महीना, घड़ी विघटी सबका हिसाब होता है। तो एक्यूरेट तो आपकी जन्म पत्री से ही पता चलता है कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपके नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, जिसकी महादशा चल रही है उसके नक्षत्र का लॉर्ड, उसकी राशि का लॉर्ड कहाँ पर है, उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है। नवांशा में वो नवांश जो चार्ट है उसमें वो ग्रह कहाँ गया है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है। और फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, आत्मकार का, मत्यकार का, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनकी स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, सप्तम अष्टम के स्वामी मजबूत हैं या पंचम नवम प्रथम के स्वामी दसम के स्वामी मजबूत हैं। इन सब को देख कर ही कुछ कहा जा सकता है। पर गोचर का बहुत महत्व है, इससे आपको पता लगता है क्या हो सकता है। वही बातें एक जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है उससे मिलती जुलती बातें उसके जीवन में होंगी, वही जो 10 करोड़ बना रहा है उसकी भी पत्नी से, जो उसके दोस्त हैं उनसे थोड़ा घर्षण लाएगा ये ट्रांजिट, और जिसके 10,000 हैं उसकी भी। तो एक ही बातें दोनों को करनी है। तो ये चीज़ समझने की है, ध्यान इस पर देना है, क्या हम रखें ताकि हम इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अच्छा इस्तेमाल कर सकें, इस महीने का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें और कोई गलती ना करें। क्योंकि हमें पहले ही पता है कि गलती कहाँ होनी है, हमें पहले ही पता है गड्ढा कहाँ है, तो हम थोड़ा संभल के जा सकें। हम डरे नहीं कि गड्ढा बता दिया तो पहले से ही डर गए तो गड्ढे से पहले ही गिर गए, तो उस स्थिति में फिर प्रॉब्लम है ना। तो हमने लगभग सभी ग्रहों की बात की। अब थोड़ा सा त्योहारों की बात कर लेते हैं। अगर किसी के मंगल जो हैं शुभ नहीं है तो 8 जून को संकष्टी है, 24 जून को विनायक जयंती है, गणेश जी का व्रत कर सकते हैं। मंगल के लिए गणेश जी का, शिव जी का, हनुमान जी का बहुत महत्व है। किसी का चंद्रमा अगर बहुत शुभ नहीं है तो प्रदोष व्रत है 3 जून का और 18 जून का। किसी की गुरु की महादशा चल रही है, विष्णु भक्त हैं, उनके लिए एकादशी 2 जून और 17 जून की, 2 जून की निर्जला और 17 जून की योगिनी एकादशी है। अब एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे शनि है उनके लिए माता काली और भगवान कृष्ण की पूजा, शुक्र है उनके लिए माता लक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा के लिए माता गौरी और शिव जी की पूजा, मंगल के लिए हनुमान जी की, गणेश जी की, शिव जी की पूजा, और बुध के लिए गणेश जी की और विष्णु भगवान की पूजा, बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की पूजा। ये सब होता है, मंत्र होते हैं उनके। पर यह है कि आपका एक इष्ट देव होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी भक्ति स्थिर होगी, आपके जो इष्ट हैं वो आपकी धड़कन की तरह होनी चाहिए। आपको सभी की पूजा कर सकते हैं पर कोई एक ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर, उसके अंदर अथाह भक्ति हो और आप समझ पाएँ कि ये सब जो हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मुझ में सभी को और सभी में मुझको देखता है, मतलब शिव में भी वही हैं, शिव भी वही हैं। एक रूपता कि सब जो ईश्वर के ही, एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं, कह सकते हैं इस तरह से। तो अपना एक इष्ट होना चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो जो है उपाय करते हैं, मंत्र करते हैं, उसका ज़्यादा लाभ होता है। और फिर जो मंत्र कर रहे हैं आप, जो उपाय कर रहे हैं, वो शुद्ध मन से होने चाहिए। वो उनमें जो षड रिपु हैं आपके, लाभ रिपु नहीं है, लाभ एक अच्छी बात है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, लाभ, काम, 6 हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। इससे युक्त कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म आसक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, अगर आप गाय को चारा डाल रहे हैं, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं खिलाते कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में उनके प्रति प्रेम है, करुणा है, जो है
जो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपको या तो किताबें पढ़ी जाएं, ज्ञान मार्ग है, या फिर भक्ति मार्ग है, या फिर आपका कर्म मार्ग है। कि इसका मतलब है कि आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इसी प्रकृति से हैं, इसी प्रकृति के पार्ट हैं, जैसे और जीव हैं, आप भी वही हैं। आप में उनमें कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ खास अंतर नहीं है। जब भगवान हर जगह ही है, आपके अंदर भी वही भगवान है, उसके अंदर भी वही भगवान है, हर जगह वही ईश्वर है, तो अंतर ही क्या है। तो मन से अगर आप रेमेडी करेंगे तो उसका फिर ज़्यादा लाभ होगा। प्रेम से करेंगे, आपकी रेमेडी में का जो मेन है करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब फिर उसका रिजल्ट निकल के आएगा। फिर वो वाली बात आएगी कि आप जो भी देंगे, वो सुना ना, आप 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, तो वो बात फिर ईश्वर तक जाएगी। फिर ईश्वर खुद आपकी सहायता करेंगे। अगर आप प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक कोई रेमेडी कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, तो उसका फिर कई गुना ज़्यादा रिजल्ट होगा। क्योंकि कर्म 3 तरह के होते हैं, आपको पता ही होगा। एक तो वाणी, अच्छा बोलना, अच्छी सलाह आप हमेशा देनी चाहिए, आपकी सलाह किसी का जीवन बदल सकती है। दूसरा, अच्छी सोच, आप जो कर रहे हैं उसके पीछे सोच क्या है, फिर आप कर क्या रहे हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है भावना, किस भावना से कर रहे हैं। आपकी सोच कई बार कुछ सूचनाओं के कारण किसी व्यक्ति के या किसी चीज़ के प्रति गलत हो सकती है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है। पर आपकी भावना कैसी है सबके प्रति, आप क्या चाहते हैं। अगर सबकी अच्छाई चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से पवित्र हैं तो फिर ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं और ये ग्रह भी आपकी सहायता करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये कर्क राशि के लिए इस महीने का मासिक फल समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो तक, नमस्कार।